नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति का संसद में महिला आरक्षण पर जोर, कहा राजनीतिक दलों की मर्जी नहीं, संवैधानिक व्यवस्था जरूरी, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने की वकालत। नेपाल को मिलेगी पुराने नोट बदलने की सुविधा, वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई जल्द करेगा नियमों का ऐलान। कांग्रेस ने की नोटबंदी पर जेपीसी जांच की मांग। कर्ज के चलते किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा परिजनों को मुआवजा देना नहीं है समाधान, सरकार से मांगी नीतियों की जानकारी। सेना में सहायक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले जवान की मौत, छावनी में छत से लटका मिला शव, अधिकारियों पर लगाया था घरेलू काम करने का आरोप। और यूपी में छठे और मणिपुर में पहले दौर की वोटिंग कल, प्रधानमंत्री ने कहा नतीजों से विरोधियों को लगेगा करंट, अखिलेश ने दी बहस की चुनौती, मायावती ने लगाया नाकामी का आरोप। और अब पहली खबर। उत्तर प्रदेश में छठे और मणिपुर में पहले दौर के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के छठे दौर के लिए प्रचार थमने के बाद अब उम्मीदवारों के घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला जारी है। इस दौर में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों में कई अहम सीटों पर लोगों की निगाहें अभी से टिकी हैं। छठे दौर में करीब 1.25 करोड़ मतदाता 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बीएसपी ने सभी 49 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं बीजेपी ने 45, समाजवादी पार्टी 40, आरएलडी ने 36 और कांग्रेस 10 सीटों पर मैदान में है। छठे दौर में 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन भी किया है अपने केंद्रीय बल के साथ। मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों साथ साथ चल के लोगों को आश्वस्त किया गया है। पूरी 9 विधानसभाओं के लोगों से व्यक्तिगत रूप से एक हम लोगों ने संपर्क किया है और सबको आश्वस्त किया है कि चुनाव में बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर मतदान करने आए। मणिपुर में भी पहले दौर में चुनाव 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों पर होना है। ये सीटें पश्चिमी और पूर्वी इम्फाल, विष्णुपुर, चुरचांदपुर इलाके में है। पहले दौर में 168 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें 7 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 11 प्रत्याशी सैकुल सीट पर हैं। बड़ी पार्टियों की बात करें तो इस दौर में बीजेपी ने 38, कांग्रेस ने 37, सीपीआई ने 4, सीपीएम ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 4 मार्च को चुनाव में 19 लाख से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। इसमें 9 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने 38 सीटों के लिए 2794 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। मतदान केंद्र में कोई गड़बड़ी न हो, हम उसे पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट इस बार के चुनाव में पहला ऐसा अवसर होगा कि पूरे 2794 मतदान केंद्र हम वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से कवर कर रहे हैं। जहां जहां 3G इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उन सभी मतदान केंद्रों को हम रियल टाइम बेसिस पे देख सकेंगे। यूनाइटेड नगा काउंसिल की ओर से आर्थिक नाकेबंदी और उग्रवादी संगठनों के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। प्रीति मिश्रा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पूर्व राज्यसभा एमपी और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करने के लिए। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये बताइए फिलहाल कि अब चुनाव लगभग अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि किस तरह के मुद्दे हैं जो जनता के मनमानस पर छाए हुए हैं? ये जो अभी फिलहाल चुनाव है जो कल होने वाला है, उसको लेकर किस तरह के विचार हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आमतौर पर एक चुनाव नहीं होता, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, अलग अलग क्षेत्र हैं। कम से कम आप समझ लीजिए कि 5 राज्यों का चुनाव है ये, तो अलग अलग मुद्दे होते हैं अलग अलग जगह पर। लेकिन इस बार बड़ी विचित्र स्थिति है कि अगर 403 सीटें हैं तो 403 सीटों पे अलग अलग जो है रुझान देखने में आ रहा है। इसलिए किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया आकलन करना कि जो हवा का रुख क्या है। लेकिन मुद्दे जो हैं
शुरू तो हुए थे विकास से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ते बिगड़ते, जात पात से होते, धर्म जाति से होते, कब्रिस्तान शमशान से होते, अब वहां पहुंच गए हैं कि जहां खुद नेताओं को नहीं पता कि मुद्दे क्या हैं और जनता को भी नहीं मालूम कि मुद्दे क्या हैं, तो उन बुनियादों पर वोट हो रहा। इतना लंबा चुनाव है 7 चरणों में जाकर कि खुद जो मतदाता है वो भी टॉर्चर, उसको भी एक तरह का टॉर्चर हो जाता है और नेता भी थक जाते हैं, मीडिया भी थक जाता है। तो एक थकन मुझे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, इसीलिए वोट जो है उसकी संख्या घटती जा रही है। 67% 68% से शुरू होके अब वो जो है 57% पे रह गई है और ये आखिरी चरणों में मुझे लगता है उससे भी नीचे जाएगी। जी हाँ, लेकिन शायद सिद्दीकी खासकर उन लोगों के लिए इंतजार करना जिस थकान का आप जिक्र करें, जिनका पहले फेज में ही जिन्होंने अपना मतदान कर दिया था, उनका आखिरी फेज तक इंतजार करना, फिर चुनाव नतीजे आना। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, चूंकि आपने शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र किया, ये भी बताया जा रहा है कि खासकर इस बयान के बाद और खासकर ये जो राजनीति ने जिस तरह का रंग लिया, उसके बाद काफी हद तक बीजेपी के फेवर में चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सही बात है? पोलराइजेशन हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, हो रहा है और उसका फायदा बीजेपी को यकीनन हुआ है। अब ये देखना पड़ेगा कि कितना फायदा आखिर में जाके होता है, क्योंकि पोलराइजेशन 2 तरफा होता है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि वोट जो है धर्म के आधार पर बटेगा। अब धर्म के आधार पर जब बट रहा है तो उसका नुकसान भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस को, उसका कई क्षेत्रों में फायदा भी है। तो अब देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी का मैं अगर देखूं तो अगर ईमानदारी से आकलन करूं तो पलड़ा मुझे भारी नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, लेकिन शायद सिद्दीकी साहब, इसके अलावा हमेशा ये कहा जाता है कि डार्क हॉर्स रहती हैं मायावती। क्या इस बार भी 2 चुनावों के गुजर जाने के बाद भी अभी तक डार्क हॉर्स हो सकती है मायावती? काफी हद तक जानकार ये भी कह रहे हैं कि चूंकि उनका वोटर साइलेंट होता है और खासकर ऐसे वक्त में जबकि जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का, उसकी हवा अब चुनाव के इस फेज तक आते आते बहुत कम हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि जब पोलराइजेशन का आपने जिक्र किया है तो दूसरा पोल जो है वो मायावती बन रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मायावती दूसरा पोल बन रही है। ये एक वक्त था कि जब लोग बिल्कुल मायावती को लेते ही नहीं थे, उनको आकलन में लेते नहीं थे। लेकिन मैंने मायावती की बहुजन समाज पार्टी को और उसके काम को भी करीब से देखा है। उसकी दिक्कत आज ये है कि अपर कास्ट जो उसके साथ आई थी वो उससे दूर हट गई है, वो भाजपा के साथ चली गई है। तो इसीलिए मायावती का सारा जोर जो है वो इस पर है कि दलित वोट के साथ उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाए। लेकिन मुस्लिम वोट जिस तरह से वो चाह रही थी, कैंडिडेट उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उतारे, वो मिलते नजर नहीं आ रहे। अलबत्ता जो एक खास क्षेत्र है जहां पर जो अंसारी बंधु हैं, गाजीपुर का और मऊ का, कुछ बनारस के इलाके हैं जहां पर ये अंसारी बंधुओं का असर है, वो समाजवादी पार्टी से क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया, अखिलेश जी ने उन्हें बाहर कर दिया, तो वो आ गए थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर। तो बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा कुछ मुस्लिम वोट का मिल सकता है इस क्षेत्र में। लेकिन इसके अलावा आमतौर पर मुझे वोट कहीं बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि मुस्लिम, ये एक बड़े गलत वो है कि मुसलमान वोट एक तरफ जाता है, हमेशा मुस्लिम वोट बंटता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साथ गया हो। लेकिन यह जरूर है कि उसका एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जाता है। 2007 में उसका बड़ा हिस्सा जो है मायावती जी के साथ गया था, 2012 में उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया था, और अब जो मुझे नजर आ रहा जमीन के ऊपर कि बड़ा हिस्सा जो है मुस्लिम वोट का वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। साहब, दूसरा चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण पहले फेज का चुनाव है मणिपुर में, वो हो रहा है। हम मणिपुर का रुख कर रहे हैं, इम्फाल का हम रुख कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ उत्तर प्रदेश पे फोकस नहीं करेंगे, केंद्रित नहीं करेगा राज्यसभा टीवी, बल्कि मणिपुर से लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप फांग जोंगबांग जी हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं इम्फाल फ्री प्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रही थी आपसे कि नॉर्थ ईस्ट को लेके जो लगातार खासकर ये कहा जाता है कि जो भी केंद्र में खासकर सत्ता में पार्टी होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां उसी पार्टी का असर देखा जाता है। लेकिन क्या जो आखिरी स्ट्रांग होल्ड कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, वहां बीजेपी की या दूसरी पार्टियों की कोई एक आहट, कोई आपको नॉक नजर आ रहा है उनके दरवाजे पर? As you said, कांग्रेस एस्टैब्लिश पार्टी, रूलिंग पार्टी है, इसलिए उसका एडवांटेज वही से आएगा। और बीजेपी का एडवांटेज है यहाँ का आदमी और पॉलिटिशियन सब सेंटर को
अपलुक करते हैं, इसलिए जो पार्टी सेंटर में है वो फॉलो करेगा। ये बीजेपी का स्ट्रांग पॉइंट है और ये लड़ाई बहुत तगड़ा होगा। लेकिन क्या ऐसी वजह लग रही है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये सेंटर में पार्टी होने की वजह है, या आपको लगता है कि चूंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है 2002 से लेकर और अब तक हम ही देखें चीफ मिनिस्टर रहे ओक्राम महबूबी सिंह, क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है? क्यों जो है बीजेपी की तरफ अगर आकर्षित होते हैं, अगर अट्रैक्ट होता है वोटर, तो क्यों अट्रैक्ट होगा, वजह क्या होगी? हाँ, वही है, वो उसका कांग्रेस पार्टी का ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है उसका, ये एंटी इनकम्बेंसी। 15 इयर्स हो गया उसका रूल और अभी करप्शन के चार्जेस भी बहुत हैं, इसलिए ये बीजेपी ने इसका एडवांटेज ले रहा है अभी। लेकिन ऐसा है कि बीजेपी यहाँ बहुत नया है, उनका लीडर इतना स्ट्रांग नहीं है और इनका लीडर है एक्स कांग्रेसमैन, इसीलिए ये पीपल थोड़ा स्केप्टिकल भी है क्योंकि वो फॉर्मर कांग्रेसमैन है, वो इधर आके ये कांग्रेस से लड़ाई हो रहा है अभी। वो डिसएडवांटेज ये है और बीजेपी की एडवांटेज है, ये सेंटर में बीजेपी है, इसलिए लोग सोचता है कि अगर सेंटर के राइट साइड में है तो मणिपुर के लिए अच्छा है। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे कि खासकर जो बीजेपी का पक्ष है नागा फ्रेमवर्क को लेकर जो एक क्लैरिटी नहीं है हमारे सामने, क्या लगता है आपको उसको लेकर मतदाताओं में जो वोटर्स हैं उनमें कोई एप्रीहेंशन है इसको लेकर कि आखिर क्या जो नागा फ्रेमवर्क है उसको लेकर क्या रुख है? एप्रीहेंशन तो है, लेकिन बहुत क्लैरिफिकेशन हो गया, प्राइम मिनिस्टर में भी क्लैरिफाई किया है, लेकिन ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में मणिपुर नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा पैसिफाई हो गया वो सेंटिमेंट। लेकिन एप्रीहेंशन तो है, कांग्रेस इसमें हैमर कर रहा है और अब क्या हो रहा है, ये इधर बहुत ये शार्प एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, वेरी वेरी अगली एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, पर्सनल अटैक हो रहा है बोथ साइड से। इसका कंफ्यूजन में पीपल डिसाइड नहीं कर पाया कि ये क्या सच है और क्या ये अनट्रूथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रैलियां कर अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वो अपने 3 साल और समाजवादी पार्टी सरकार के 5 साल के काम पर खुली चर्चा करें। उन्होंने दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी। समाजवादी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर करके ये भरोसा दिलाने का काम किया है कि अगर कोई सरकार बनाएगा आने वाले समय में तो समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के यही गठबंधन सरकार बनाने का काम है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मिर्जापुर की रैली में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नाकामियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन्हीं सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में रैली की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस बात का है कि राज्य का विकास और नौजवानों का भविष्य कौन बेहतर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को राज्य के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बताया। हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव, और ये उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है भाइयों।
इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गाजीपुर और वाराणसी में कई रैलियां की। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और प्रमोद तिवारी ने भी चुनावी सभा की। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर में 40 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होना है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं अभी। नॉर्मल की कोई परिभाषा नहीं है कि एबनॉर्मल और नॉर्मल के बीच में केवल मात्रा का अंतर होता है, जहां मेरा व्यवहार दूसरे के व्यवहार के लिए मुसीबत पैदा कर दे और दूसरे का व्यवहार मेरे व्यवहार के लिए मुसीबत पैदा कर दे। लीक से अलग हटकर व्यवहार करना एबनॉर्मल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मीना खरकवाल, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार नोटबंदी का असर कम दिखाने के लिए जीडीपी मापने के पैमाने को बदल रही है। दिल्ली में एक सेमिनार में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नोटबंदी और जीडीपी से जुड़े आंकड़ों के चलते आरबीआई और सीएसओ जैसी संस्थाओं में भरोसा भी कम हुआ है। कांग्रेस ने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर उसके असर पर सेमिनार का आयोजन किया। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी का फैसला आरबीआई की बजाय सरकार की ओर से लिया गया। बिना तैयारी के लिए गए इस फैसले में इससे तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का हर क्षेत्र पर बुरा असर पड़ा है। 25 करोड़ दैनिक मजदूरों में से ज्यादातर को बेरोजगार होकर गाँव लौटना पड़ा। GVA, net of agriculture and net of government and net of utilities, it's a clear declining trend. It's at this stage that you did demonetization, and let's wait for the fourth quarter number. I have no doubt in my mind the fourth quarter will only confirm the fact that the economy has declined and the economy was hit very, very badly by demonetization. पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने जीडीपी मापने के पैमाने को बदल दिया है। इसके जरिए नोटबंदी के असर को कम दिखाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी से सरकारी खर्च, कृषि पैदावार और सरकारी बिल भुगतान को छोड़कर सब गिरा। अगले साल तक इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था में जारी रहेगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने जेपीसी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की और उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी पर बेतहाशा खर्च करने का आरोप लगाया। मैं समझता हूं कि एक जेपीसी होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा बैंक में कैसे गया और कैसे लोगों ने नोटबंदी की और इसमें कौन शामिल है, कौन सा राजनीतिक दल शामिल है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मुंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास कर सुधार, नए कानून जैसे कई विकल्प हैं। विमुद्रीकरण इसका समाधान नहीं हो सकता। If you really want to control the generation of new black money, you have to make some policy changes that would somehow make the system more transparent, that would increase the incentive for compliance, that would improve the quality of tax administration, that would modernize the system of tax administration, and so on. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिस तरह से नोटबंदी और जीडीपी के आंकड़े पेश कर रही है, उससे सीएसओ और आरबीआई जैसे सरकारी संस्थानों को लेकर लोगों का अविश्वास बढ़ा है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल को जल्द ही पुराने भारतीय नोट बदलने की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज काठमांडू में इसका ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नेपाल राष्ट्र बैंक और आरबीआई इसके लिए जल्द ही नियमों का ऐलान करेंगे। इस पर इस सप्ताह आरबीआई और नेपाल के अधिकारियों के बीच चर्चा भी हुई है। नेपाल नवंबर से ही इसकी मांग कर रहा है। नेपाल में बड़े पैमाने पर भारतीय मुद्रा चलती है। इसके अलावा भारत में काम करने वाले नेपाली नागरिक भी पैसा घर भेजते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। युवा कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा ने बीजेपी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस महिला मोर्चा, युवक कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की। युवक कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अगुवाई में व्यापारियों ने सिविक सेंटर के सामने कन्वर्जन चार्ज और
पार्किंग शुल्क के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि एमसीडी और दिल्ली सरकार विज्ञापनों में पैसा बहा रही है और व्यापारियों पर बोझ डाल रही है। आज ये सब व्यापारी हम लोगों के साथ में है, व्यापारियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। वैट की दिक्कतें व्यापारियों को हो रही है, फिर कन्वर्जन चार्जेस व्यापारियों से गलत अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, लेकिन इस सरकार के पास में इन सब लोगों को पैसे देने को नहीं है। गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि एनडीए सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है। मोदी सरकार के चलते आज हाल ये है कि दाल 200 रुपए किलो खाई जनता ने। आज गैस सिलेंडर के भाव 777 से ज्यादा हो गए हैं। तो मोदी जी कहाँ हैं? अब क्यों नहीं महंगाई को मुद्दे पे कुछ कहते हैं? और अब जनता इतनी त्रस्त हो गई महंगाई की मार से। सरकार ने बीते बुधवार को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 86 रुपए बढ़ा दी थी। सितंबर 2016 में बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर करीब 466 रुपए में मिलता था, लेकिन अब तक 6 किस्तों में 271 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अनु दीवान और प्रणव गोस्वामी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद में महिलाओं को आरक्षण देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें अवसर मुहैया कराना जरूरी है। राष्ट्रपति ने विमेन्स इंडियन एसोसिएशन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं जनप्रतिनिधियों की तादाद बढ़ाने का काम राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था जरूरी है और इससे महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। राष्ट्रपति ने इस तथ्य पर निराशा जताई कि लोकसभा में महज 11.3% महिला सांसद हैं, जबकि जो वैश्विक औसत है महिला सांसदों का वो 22.8 है। राष्ट्रपति ने कहा कि जीडीपी में हर तरह की चीजें शामिल होती हैं, लेकिन महिलाओं का योगदान शामिल नहीं होता। कर्ज और फसल चौपट होने से किसान आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि लगता है कि सरकार असल समस्या से निपटने के लिए गलत दिशा में काम कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा देने से समस्या हल नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार से किसानों के लिए नीतियों की जानकारी भी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद महत्वपूर्ण है। किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ होने पर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। सरकार को इसे ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए नीतियां बनानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दशकों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अभी तक मुख्य समस्या का समाधान नहीं निकला है। किसान आत्महत्या पर एक एनजीओ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बातें कही। मेडिकल से जुड़ी नीट परीक्षा उर्दू में भी लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। केंद्र सरकार, भारतीय चिकित्सा परिषद, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीबीएसई को जवाब देना है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने याचिका दायर की है। संगठन का कहना है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना सरकार ने उर्दू को भी माध्यम बनाने की मांग की है। फिलहाल नीट परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के साथ गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में होती है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आज नक्सलियों से लोहा लेते हुए 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हो गए। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और जिला पुलिस की टीम गश्त पर थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये वारदात मिरतूर पुलिस थाने क्षेत्र के चेरली गांव में हुई। ये इलाका घने जंगलों में है। पुलिस दल निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में लगा था। पुलिस वालों ने फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन नक्सली भाग गए। पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना में सहायक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला जवान रॉय मैथ्यू मृत पाया गया है। नासिक के देवलाली कैंट में उसका शव छत से लटका मिला। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। मैथ्यू 13 साल से सेना में था। मैथ्यू को कुछ अन्य जवानों के साथ उस स्टिंग वीडियो में देखा गया था, जिसमें वो लोग सेना के बड़े अधिकारियों के कुत्ते घुमाते हुए और उनको स्कूल छोड़ते हुए देखे गए। इसके बाद सहायक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई थी। मैथ्यू 25 फरवरी से ही अपनी यूनिट से गायब था। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उसके ऊपर सेना की आंतरिक जांच चल रही थी। हालांकि सेना ने जवान से पूछताछ करने से इनकार किया है। इस घटना से परिजन सदमे में है। ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന അവിടുത്തെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ആരുടെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞു. ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയെന്ന് വെച്ചപ്പോ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു സമാധാനം ഇട്ടിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല.
खबरों में आगे बढ़ते हैं। चीन ने दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे का विरोध किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इससे द्विपक्षीय रिश्तों पर खराब असर हो सकता है। दलाई लामा का ये दौरा इस साल होना है। चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है। हालांकि भारत कई मौकों पर साफ कर चुका है कि अरुणाचल उसका अभिन्न हिस्सा है। चीन ने कहा कि उसने भारत के सामने आपत्ति दर्ज करा दी है और उसे राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरी करनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस में 2 सांसदों की ओर से एक बिल पेश किया गया है। इसमें उन कंपनियों को सरकारी अनुदान या कर्ज नहीं देने की बात है जो अमेरिका से बाहर के कॉल सेंटर्स की सेवाएं लेते रहे हैं। इसमें भारत जैसे देशों को नुकसान हो सकता है जहां सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स हैं। डेमोक्रेट सांसद जीन ग्रीन और रिपब्लिकन सांसद डेविड मैककिनले ने ये विधेयक पेश किया है। इसमें उन कंपनियों की पहचान का प्रावधान है जो कामगारों से विदेश में काम करा रही हैं। अमेरिकी कंपनियों को कॉल सेंटर्स के कामगारों की लोकेशन भी बतानी होगी। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।